नमस्कार। जैसा कि हम अपने वीडियो के माध्यम से लगातार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा करते आ रहे हैं, उसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है वो विषय असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, और गांधी जी के भारत आने के बाद और गांधी जी के द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग के बाद में प्रथम बड़ा आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में अगर कोई आंदोलन छेड़ा गया था तो वो असहयोग आंदोलन है। अब ये जो असहयोग आंदोलन था, जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की नीति को अपनाने का निर्णय लिया गया था, इस असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के पीछे क्या कारण थे, या ऐसी कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी जिसके कारण गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की बात की, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो आज हम उन सब कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि किन कारणों की वजह से भारत में एक बड़े आंदोलन को छेड़ने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन जो 1920 के अंदर प्रारंभ हुआ था, उस असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के पीछे जो मुख्य कारण थे, जिसमें हम कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस विश्व युद्ध का प्रभाव। दूसरा, जो भारत को आर्थिक नुकसान उस समय में हुआ, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था में जो डिप्रेशन आया, वो भी एक कारण था। इसके अलावा भारत के अंदर उस समय में प्लेग की महामारी फैलना और उसमें ब्रिटिश प्रशासन की कुव्यवस्था। दूसरा, अकाल, उस समय में जो दुर्भिक्ष पड़ा भारत में, और उस अकाल में भी किसानों की कोई सहायता सरकार के द्वारा नहीं की गई। इसी तरीके से अन्य जो और कारण थे, जिसमें हम जो है वो ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं, उन नीतियों को इसके अंदर ले सकते हैं। और 1919 के अधिनियम के बाद में जो असंतोष पैदा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और भारतीय जनमानस में, वो भी इसका एक कारण था। और खिलाफत आंदोलन। तो ये जो कुछ कारण थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा, इन कारणों पर अब आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला, जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी लगता था, जैसा गांधी जी को भी लगता था, और जैसा अन्य शीर्ष नेताओं ने के मन में भी ये बात थी कि कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार जो है वो लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ाएगी और भारतीयों को उनका पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्रदान किया जाएगा, और भारत में कहीं न कहीं उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए युद्ध से पूर्व ब्रिटिश सरकार के द्वारा वादा किया गया था। और ये एक कारण था कि जब गांधी जी भारत आए और जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो ऐसे समय में गांधी जी ने भी ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने की अपील की थी और भारतीयों से अनुरोध किया था कि वो ब्रिटिश सेना में भर्ती होवे और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करें। ऐसा करने के पीछे गांधी जी का मूल उद्देश्य यही था कि कहीं न कहीं युद्ध की समाप्ति के बाद में, जैसा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की है, लोकतंत्र की तरफ जो है वो ये उपनिवेश अग्रसर होंगे, और उन उपनिवेशों में भारत भी ब्रिटिश सरकार का एक उपनिवेश है, और भारत में भी कहीं न कहीं उत्तरदायी शासन के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने अपील की थी कि ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया जाए। और गांधी जी को, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की है, कि कई जगह पर गांधी जी को ये भी कहा गया था कि ये ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने वाले सार्जेंट है। दूसरा, उनके द्वारा जो ब्रिटिश सरकार को योगदान दिया गया था, उसके बदले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार से
जो प्रथम विश्व युद्ध में जो आशंकाएं जिस तरीके की आशंकाएं लगाई जा रही थी और कहीं न कहीं सुखद परिणति भारत में उत्तरदायी शासन के रूप में होनी थी, परंतु जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, ब्रिटिश सरकार ने किसी भी प्रकार की इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने किसी भी तरीके से इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और न ही भारत में कोई उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात की। केवल भारतीय जनमानस को या ये कहे कि एक बार कहीं न कहीं शांत करने के लिए उन्होंने 1919 का अधिनियम पारित किया। तो दूसरा जो अगर हम कारण माने तो 1919 के अधिनियम के अंदर जिस प्रकार की बातें रखी गई थी, उसमें कहीं भी स्वशासन की बात स्वीकार नहीं की गई थी। तो ये 1919 का अधिनियम, जहाँ से कोई ऐसी आशा थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि एक बार इसको लागू होने दो, इसको लागू होने के बाद में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें उस तरीके से लागू की गई। तो ये जो एक्ट लागू किया गया, ये एक्ट लागू होने के बाद भी भारतीयों को कोई विशेष संवैधानिक अधिकार नहीं मिले। थोड़ा बहुत उन्हें कहीं विधायिकाओं में जाने का या कुछ बोलने का, प्रश्न करने का अधिकार दिया गया, लेकिन जिस प्रकार से एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की तरफ कदम बढ़ना था इस एक्ट से, वो भी इस एक्ट के अंदर कहीं दिखाई नहीं दिया। उल्टा इस अधिनियम के द्वारा जो है वो गवर्नर की शक्तियों में वृद्धि हुई। तो ब्रिटिश गवर्नर जो था या वायसराय जिसको हम कहते हैं, उसको वीटो पावर मिल गया था और वो कोई भी नियम कानून को अपने हिसाब से लागू कर सकता था। इस तरीके से इस अधिनियम में भी जो आशा या उम्मीद भारतीयों को दिख रही थी, वो कहीं पर भी लागू नहीं हुई। और इस अधिनियम में जहां भारतीयों को लग रहा था कि स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ किया जाएगा, वो भी नहीं किया गया। इस प्रकार से ये अधिनियम भी भारतीयों में असंतोष का एक कारण बना। युद्ध की समाप्ति के बाद में जो आर्थिक बोझ भारत पर पड़ा, जो आर्थिक कारण के रूप में हम जानते हैं कि भारत के अंदर जिस प्रकार से वस्तुओं के दाम में वृद्धि हुई, क्योंकि युद्ध के बाद में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा और उस नुकसान की भरपाई भी भारतीय कोष से की गई। इवन भारतीय सैनिकों का भत्ता, वेतन भारतीय कोष से दिया गया, जिससे भारतीय राजकोष में रिक्तता की स्थिति आई। तो इस तरीके से जो इसके आर्थिक दुष्परिणाम देखने को मिले, जिसके कारण एक तो महंगाई बढ़ गई और मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई, और मुद्रास्फीति की स्थिति आने के कारण उत्पादन के अंदर कमी आ गई, और जो उत्पादन भारत के अंदर हुआ था उस उत्पादन के खरीदारों में भी कमी आ गई। तो यहाँ का मजदूर, किसान, प्रत्येक वर्ग जो है वो कमज़ोर हो गया और आर्थिक रूप से भारत की स्थिति दयनीय हो गई, और आर्थिक हालातों को सुधारने का अंग्रेजी सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। तो ये भी एक कारण बना जो जिसने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ दमनकारी कानून पारित किए गए, जिसमें रॉलेट एक्ट पर हम चर्चा कर चुके हैं। रॉलेट एक्ट जो है वो पास किया गया। इसी तरीके से होम रूल लीग आंदोलन, जो कि पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला आंदोलन था, उस होम रूल लीग आंदोलन को भी प्रतिबंधित किया गया और उसको रोकने का प्रयास किया गया। इसी तरीके से आर्म्स एक्ट जो है वो लाया गया, और बहुत सारे ऐसे एक्ट जो है स्टाम्प एक्ट के रूप में, और बहुत सारे एक्ट भारत में लाए गए। इन एक्ट के माध्यम से भी भारतीय जनमानस को दबाने का प्रयास किया गया। दूसरा, भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन इस समय में प्रारंभ हुआ था, उन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने का ब्रिटिश सरकार ने एक के बाद एक एक्ट लाते गए, और इस तरीके से जो है वो इनके जो दमनकारी जो कानून थे, उन कानूनों ने भी भारतीयों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा की, और इसी अविश्वास के कारण असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। एक और जो महत्वपूर्ण बात थी वो खिलाफत आंदोलन को लेकर के थी। खिलाफत आंदोलन, चूंकि इसका जो नामकरण खिलाफत आंदोलन पड़ा है, वो खलीफा के प्रश्न पर ही पड़ा है। और 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस समय में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये वादा किया गया था कि
युद्ध के अंदर क्योंकि तुर्की जो था वो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहा था, तुर्की ने जर्मनी को सहयोग दिया था और जर्मनी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा था। तुर्की के अंदर मुस्लिम जो तुर्की का सुल्तान था वो मुस्लिम खलीफा था, और खलीफा जो है इनका धर्म गुरु था, और मुस्लिमों को खलीफा में गहरी आस्था थी। और ब्रिटिश सरकार को जब समर्थन दिया भारतीयों ने, उस समय में मुस्लिमों ने, चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि 1916 के अंदर जो लखनऊ समझौता हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों एक साथ हो गई थी, तो खलीफा के प्रश्न को लेकर के उनको ये आश्वासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था कि युद्ध के बाद में किसी भी प्रकार से तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, इस बात से ब्रिटिश सरकार मुकर गई और तुरंत ही उन्होंने तुर्की का विभाजन कर दिया और तुर्की के सुल्तान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो इसी बात को लेकर के मुस्लिमों के अंदर रोष व्याप्त हो गया। अब इस समय जब खिलाफत मूवमेंट को प्रारंभ किया गया तो गांधी जी भी ये चाहते थे। गांधी जी ने देखा कि अब जो है भारतीय मुस्लिम भी ब्रिटिश सरकार का विरोधी हो गया है, इसलिए गांधी जी ने भारतीय जनमानस से अपील की कि जो गैर मुस्लिम है, हिंदू है या अन्य जो विभिन्न पंथ और धर्मों के अनुयायी है, उन सबको भी खिलाफत आंदोलन के अंदर मुस्लिम लीग या मुस्लिमों का समर्थन करना चाहिए। इस तरीके से भले इस समय मुस्लिम लीग की स्थिति कमज़ोर हो गई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन के कारण खिलाफत आंदोलन अपनी मजबूत स्थिति में पहुंचा। और इस समय में जब असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ किया जा रहा था, उसी समय में गांधी जी से मुस्लिमों के द्वारा गांधी जी से ये निवेदन किया गया कि जो खिलाफत आंदोलन है उसका नेतृत्व भी वो ही करे। तब गांधी जी को ही खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया और ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों पैरेलल, लगभग समानांतर इस समय में चले थे। अब जो ये खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसमें अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया। इस समिति ने जो मुख्य उद्देश्य खिलाफत आंदोलन के रखे थे, जिसमें तुर्की के सुल्तान को कारागृह से मुक्त करने की शर्त थी। दूसरा, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में सियना की संधि हुई थी, उस संधि को भी निरस्त करने की बात की गई थी, उस संधि की शर्तों को स्वीकार नहीं किया जाए। तीसरा, ब्रिटिश सरकार का तब तक सहयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि वो इन शर्तों को नहीं मानेंगे। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत कमेटी ने ये निर्णय लिया कि वो भी ब्रिटिश सरकार के प्रति बहिष्कार की नीति को अपनाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे उद्देश्य खिलाफत आंदोलन के लिए रखे गए और इस खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि में भी कहीं न कहीं जो है वो भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की दिशा में एक कदम उठाया गया। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो तुर्की का विभाजन, जैसा कि हम कहते हैं कि मित्र राष्ट्रों की तरफ से तुर्की के विभाजन को स्वीकार किया गया और उसी विभाजन के कारण खलीफा के प्रश्न पर जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस खिलाफत आंदोलन ने भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना को जागृत किया और ये भी कहीं न कहीं भारत में असहयोग आंदोलन को छेड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण बना। इसी तरीके से प्लेग की महामारी का फैलना। इस समय में जब प्लेग की भयंकर महामारी फैली और उस प्लेग की महामारी फैलने के बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कुप्रबंध किया गया, हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे महामारी के प्रकोप से, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से उसको रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति रोष व्याप्त हो गया था। दूसरा, अकाल 1917 के अंदर भयंकर अकाल पड़ा और उस भयंकर अकाल में भी किसानों की सहायता के लिए किसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने आगे होकर के कोई भी प्रयास नहीं किया, जिसके कारण किसान वर्ग के अंदर भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है वो असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और ये भी असहयोग आंदोलन का एक कारण बनी।
इसके अलावा एक महत्वपूर्ण घटना जिस पर हमने चर्चा की थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 जो 13 अप्रैल 1919 को डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर जो शांतिपूर्ण तरीके से एक सम्मेलन कर रही भीड़ पर गोली चलाई गई थी, उस गोली में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए और उसमें इवन बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। तो युद्ध की समाप्ति के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत दबाव बनाया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव से ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसको हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। परंतु हंटर आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट में भी ज़्यादा कुछ नहीं किया। हंटर आयोग ने ये कहा कि पंजाब में उस समय में मार्शल लॉ लागू किया गया था और लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी थी, परंतु बहुत बड़ी संख्या में लोग जब इस स्थान पर एकत्र हुए थे तो भीड़ को काबू करने के लिए गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर ये मार्शल लॉ लागू किया गया था तो इसकी जानकारी विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पहले से ही दी जानी थी। ऐसा कुछ भी ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया और जनरल डायर ने वहाँ पर गोली चलवाई जिसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए। तो इसकी कड़ी निंदा की गई। केवल लिपापोती में हंटर कमीशन ने इतना लिखा कि डायर ने जो है वो अपने कर्तव्य का अधिक उपयोग कर लिया, लेकिन जब भारतीयों के थोड़े से दबाव के कारण जनरल डायर को सेवा से मुक्त किया गया और उसको ब्रिटेन भेजा गया। परंतु ब्रिटेन के अंदर जो अतिवादी संगठन थे, उन अतिवादी संगठनों ने लगभग 16,000 पाउंड की जो राशि थी वो डायर के लिए एकत्र की चंदे के रूप में उसका केस लड़ने के लिए, और उसको शेर की उपाधि दी और सॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी। तो इस तरीके से भारतीयों का जो निहत्थे भारतीय थे उनके हत्यारे को इस तरीके से ब्रिटेन के अंदर जब सम्मानित किया गया तो वो भी भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं एक बड़ा असंतोष का कारण बना और भारतीयों को लगा कि अब जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को छेड़ना चाहिए। और गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा तो उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया और असहयोग आंदोलन के रूप में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इवन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में ये कमेटी बनी थी, उसके अलावा कांग्रेस ने भी अपनी कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि जनरल डायर ने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। उन्होंने जो है जल्दबाजी में निर्णय लिया और जल्दबाजी में निर्णय लेते हुए उन्होंने भीषण हत्याकांड करवाया है। तो जनरल डायर को इसका दोषी मानना चाहिए। वहाँ पर एक निंदा प्रस्ताव भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पारित किया गया और इस कृत्य की कड़ी से कड़ी निंदा की गई। परंतु फिर भी किसी भी प्रकार से, जैसा कि इस कमेटी ने एक और डिमांड की थी कि युद्ध इस हत्याकांड में जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और अन्य जो है वो आर्थिक अनुदान और सहायताएं दी जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने किसी भी व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं दिया, एक भी व्यक्ति को मुआवजा प्रदान नहीं किया गया और न ही उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई आर्थिक सहायता भी मारे गए लोगों को दी। तो इस तरीके से ये जो सारी घटनाएं थी जिनके कारण भारतीयों के मन में बड़े पैमाने पर असंतोष पैदा हो गया और अब ऐसा लगने लगा था कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत में कोई भी संवैधानिक तंत्र का निर्माण नहीं करना चाहती है। दूसरा, ब्रिटिश सरकार न तो स्वशासन के लिए कुछ करेगी, न भारतीयों के हित में कोई फैसला लेना वो चाहते हैं। इसीलिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ने का निर्णय हुआ और इन्हीं सभी कारणों की वजह से और इन्हीं सभी घटनाओं और परिस्थितियों की वजह से भारत के अंदर जो बड़ा आंदोलन छेड़ा गया, जो असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो अगले अपने वीडियो में हम किस प्रकार से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से उसकी प्रगति हुई और किस प्रकार से असहयोग आंदोलन जो है वो समाप्त करना पड़ा और किस प्रकार से असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन साथ में चला और प्रारंभिक समय में हिंदू मुस्लिम एकता के असीम उदाहरण इस मूवमेंट के अंदर देखने को मिले। लेकिन बाद में जब 1922 में आंदोलन गांधी जी को स्थगित करना पड़ा, उस समय में भीषण सांप्रदायिक दंगे भी देखने पड़े जो मुस्लिम मोपलाओं के द्वारा भयंकर दंगे किए गए थे। तो उन सब के ऊपर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।